So let's start with chapter 5, certain relation resembling those created by contract. 68 says that claims. तो ये जो चैप्टर है ना, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है. मतलब क्वाजी मतलब सीम्स लाइक, जो कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं बट लगते कॉन्ट्रैक्ट जैसे हैं. अब 68 क्या बात करता है? क्लेम्स फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज अकाउंट. मतलब अगर कोई इनकेपेबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर देखो कोई इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, और कोई और पर्सन या तो उस इनकेपेबल पर्सन के लिए कुछ करता है, कुछ लाइफ सपोर्ट या कुछ ऐसी चीज़ उसे फर्निश करता है जो वो भले ही लीगली बाउंड ना हो, पर उसने फिर भी मान लो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, इंसानियत के उसमें कर दिया, या उसकी तरफ से किसी और के लिए करता है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए इनकेपेबल था, तो उसके जो वाइफ और चिल्ड्रन थे उसको उसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे बी उसके लिए मेंटेनेंस भेज रहा था. मतलब बी ए का दोस्त था और ए इनकेपेबल हो गया है, मान लो ल्यूनेटिक हो गया है या कुछ भी उसके साथ इनकेपेबिलिटी हो गई है, डिसेबिलिटी हो गई है, तो उसके बिहाफ पे उसके बच्चों और वाइफ का देखभाल कौन कर रहा है? बी कर रहा है, पैसे वगैरह देना. तो जब भी ए की प्रॉपर्टी का कुछ भी होगा, सेल होगी प्रॉपर्टी या कुछ भी, तो उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट ए को भी मिलना चाहिए. इस सेक्शन में ये बोला है. या ए इनकेपेबल हो गया है तो उसका अगर देखभाल करने के लिए कोई कुछ भी सप्लाईज कर रहा है, नेसेसरीज, मेडिकल बिल हैं वो पे कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज में से उस पर्सन को जिसने सप्लाई किया उसको पार्ट मिलना चाहिए. 68 ये बोलता है. सेक्शन 69 सेज दैट रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड. मतलब एक जने ने दूसरे जने के बिहाफ पे कर दिया विच अनदर पर्सन वॉज बाउंड टू पे. मतलब जो दूसरा पर्सन था वो बाउंड टू पे बाय लॉ था. तो अगर किसी ने किसी के बिहाफ पे किया है, मान लो आप अपने दोस्त के साथ कहीं गए और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा बिल पे कर दिया है, तो तुम्हें उसे वापस देना पड़ेगा, तुम्हें उसे रीइम्बर्स करना पड़ेगा. सेम चीज़ यही बोलता है सेक्शन 69. पर इसमें एक चीज़ और है कि वो जो दूसरा पर्सन जो पे कर रहा है ना, वो इंटरेस्टेड होना चाहिए इन द पेमेंट में. पेमेंट करने में वो इंटरेस्टेड होना चाहिए. अब मान लो तुम अपने दोस्त के साथ गए हो कहीं, तुम्हारे दोस्त ने बोला कि मैं तुम्हें पार्टी दूंगा इस रेस्टोरेंट में, है ना. तो तुम चले गए, ए ने बोला मैं पार्टी दूंगा, तो बी चला गया उसके साथ. अब ए का वहाँ पर क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था, उसका फ़ोन पे कुछ भी काम नहीं कर रहा था. तो रेस्टोरेंट वाले तुम दोनों से बर्तन मंजवाते, तो इसलिए तुमने क्या किया, तुमने ए के बिहाफ पे, बी ने ए के बिहाफ पे पेमेंट कर दी. तो क्या बी वापस ए से मांग सकता है क्या वो पेमेंट, कि मैंने उस दिन पेमेंट करी थी तेरे बिहाफ पे, तूने बोला था पार्टी दूंगा, तो अब तू मुझे वापस रीइंबर्स कर. बिल्कुल. तो इसका एक एग्जाम्पल भी है कि अगर देखो ए और बी, ए टेनेंट है, बी लैंडलॉर्ड है, ठीक है. प्रॉपर्टी जो है ना जिसमें ए किराएदार है, किराए पे रहता है, तो वो प्रॉपर्टी का कुछ गवर्नमेंट टैक्स बाकी था. तो अगर वो टैक्स नहीं पे करते तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सीज कर लेती. तो ए ने क्या किया, बी ने पे नहीं किया, बी मान लो आउट ऑफ स्टेशन था या कुछ भी था, तो ए ने क्या किया, ए ने वो पैसे पे कर दिए. इस प्रॉपर्टी के जो भी टैक्स वगैरह था ए ने पे कर दिया. अब क्या वो लीगली बी को पे करना था? लीगली बाउंड कौन था? बी था पे करने के लिए. पर ताकि प्रॉपर्टी सीज ना हो जाए, ए ने पे कर दिया. ए इंटरेस्टेड था उसके पेमेंट में क्योंकि उसकी टेनेंसी चली जाती. फिर क्या हुआ, बी अब वापस आया और ए ने उसको बोला कि मैंने आपके बिहाफ पे कर दिया है, अब आप मुझे वापस रीइंबर्स कर दीजिए. तो बिल्कुल ए को रीइंबर्समेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा.
तो ये बोल रहा है 69। देन 70 ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। अब देखो, वेर अ पर्सन lawfully does anything for another or delivers anything to him not intending to do so gratuitously। अब किसी ने अनइंटेंशनली किसी के लिए कुछ कर दिया, कोई ग्रेटिटियस एक्ट कर दिया और उसने उसका सामने वाले ने एन्जॉयमेंट भी उठा लिया, तो क्या उसे कॉम्पनसेशन उठाना वापस देना पड़ेगा, वो चीज़ रिस्टोर करनी पड़ेगी। मान लो तुम्हारा कोई सामान तुम गलती से, तुम्हें कहीं और पहुंचाना तो तुम गलती से मेरे घर पे छोड़ जाते हो। मान लो ज़ोमैटो वाला मेरे पास डिलीवरी दे जाता है किसी और की, है ना, तो मेरे पास उसने डिलीवरी दी, पर वो मैंने नहीं मंगवाया था, मैंने ऑर्डर नहीं किया था, किसी और ने किया था, उसने गलती से मेरे घर पे छोड़ दिया, मैंने वो ले भी लिया और मैंने वो खा भी लिया। अब क्या दूसरी पार्टी जब आएगी, ज़ोमैटो वाला उसे बताएगा कि मैंने वहाँ दिया है, तो वो पार्टी मेरे पास आएगी। अब वो जो पार्टी मेरे पास आएगी जिसने ऑर्डर किया था ऑलरेडी, मुझे उसको उसका बिल पे करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटेंशन नहीं था उस पार्टी का। या अगर ज़ोमैटो वाला भी मेरे पास आया कि मैडम वो तो किसी और का पार्सल था, तो उसको भी मुझे देना पड़ेगा, उसको मुझे देना पड़ेगा ना। तो कॉम्पनसेशन मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ज़ोमैटो वाले भैया को, इधर ज़ोमैटो वाले भैया को या फिर जो जिसका मैंने खाना खाया है उसको। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर ए को कोई गुड्स मिले बी के और उसने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया, तो उसे बेली जैसे संभालना पड़ेगा। बेली क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, बेलर बेली एक कॉन्सेप्ट है बेलमेंट का। अभी ये समझ लो कि रीजनेबल केयर उसे उठाना पड़ता है। बेलमेंट का मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। जैसे आप अगर अपनी बिलोंगिंग्स किसी के पास देते हैं फॉर अ पर्पज़, मान लो आप अपनी घड़ी ठीक करवाने के लिए दे रहे हैं, शॉप पे मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए दे रहे हैं, तो उस पर्सन को उसकी रीज़नेबल केयर करनी पड़ेगी और वापस वो सामान तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, उसका अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकता। ऐसा ही फाइंडर ऑफ गुड्स का भी यही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हें गुड्स मिले हैं और वो तुम्हारे नहीं हैं और तुम उसे अपनी कस्टडी में ले रहे हो, तो तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसका पूरा रीज़नेबल केयर करे उस गुड्स के। Then liability of person to whom money is paid, thing delivered by mistake or under coercion। किसी को कोई चीज़ डिलीवर हो गई है बाय मिस्टेक या कुछ पैसे पे हो गए हैं। अब अगर मेरे अकाउंट में कहीं से 5 करोड़ रुपए आ जाते हैं किसी और के, किसी बड़ी सी कंपनी के, और मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे उसको रिटर्न रीपे करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास से तो थे नहीं वो मेरे पैसे। तो यही चीज़ ये बोल रहा है 72 कि या तो रीपे करो पूरा अमाउंट या वैसा का वैसा एज इट इज़ रिटर्न करो। देन चैप्टर 5 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस। जो पार्टी अग्रीव्ड है, जिस पार्टी को कोई लॉस हुआ है उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, उसको पूरा पूरा कॉम्पनसेशन मिलेगा फॉर सच लॉस एंड डैमेज कॉज्ड बाय अनदर पार्टी। या तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो वो डैमेज था, वो ब्रीच की वजह से जो नेचुरली अरोज डैमेज था, जो कि फोर्सिएबल था। फोर्सिएबल मतलब जो पता था, कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम मुझे पता था कि अगर मैंने ये फुलफ़िल नहीं किया तो क्या डैमेज होगा। जैसे सिंगर्स होते हैं, उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, मान लो कोई दिलजीत का कॉन्सर्ट है या नेहा कक्कड़ का कोई कॉन्सर्ट था जिसमें वो बहुत लेट आई थी, तो जो कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइज़र था उसको बहुत ही लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लॉस, उसको बहुत लॉस बेयर करना पड़ा क्योंकि वो 3 घंटे लेट आ गई थी। तो जो लॉस वगैरह उसे बेयर करना पड़ा ना, उसका कॉम्पनसेशन बिल्कुल उसे लेना चाहिए।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन का अगर आप ब्रीच करोगे तो जो नेचुरल एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब नेहा कक्कड़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा उस ऑर्गेनाइज़र से, तो उन्हें पता था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो ऑर्गेनाइज़र को बहुत ज़्यादा भारी लॉस हो जाएगा, उसे जो टिकट्स के पैसे हैं वापस कॉम्पनसेट करने पड़ेंगे अगर ये नहीं आई तो। कोई दिलजीत का कॉन्सर्ट है, ऑर्गेनाइज़र के साथ अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि मैं इस डेट को आपके जो वेन्यू है वहाँ पर कॉन्सर्ट करूँगा, उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम पता है कि अगर हमारी 5 लाख की टिकट सेल हुई और ये नहीं आए गाने कॉन्सर्ट करने तो ये 5 लाख का और जो भी तामझाम लगाया है उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा हमें। तो ये एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पता है, फोर्सिएबल है। तो वो जो नेचुरली अरोज जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना उसका ही डैमेज रिकवर कर सकती है पार्टी, कुछ अननेचुरल का नहीं कर सकती है। मान लो वहाँ बारिश हो गई, उसकी वजह से और नुकसान हो गया तो उसका नहीं रीपे करने के लिए वो बोल सकती, पर जो नेचुरली अरोज कॉन्सिक्वेंसेस है उसका ही जो कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच ब्रीच से रिलेटेड है, मतलब उस जो नेचुरल कोर्स में रिलेटेड जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट उन्हें पता होंगे कि इसका ब्रीच क्या रिजल्ट करेगा, तो वो सारे कॉम्पनसेशन उन्हें पे करने पड़ेंगे। एंड सच कॉम्पनसेशन इज़ नॉट गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। बहुत रिमोट जो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कोई लॉस हो गया, बाढ़ आ गई वहाँ पर, तो उसके लिए दिलजीत या नेहा लायबल नहीं होंगे। देन कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये वही क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा ऑब्लिगेशन, मतलब देखो अगर तुम्हें कहीं रोड पे चलते कुछ सोने की चेन मिल गई, तुम उसे जाके पुलिस में दे दोगे, है ना, क्योंकि तुम्हें मिली है, तुम फाइंडर ऑफ द गुड हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या तो तुम्हें अगर कोई ऐसी चीज़ मिल गई तुम उसका अच्छे से देखभाल करोगे, है ना, रीज़नेबल केयर करोगे। मान लो तुम्हें कोई लॉस्ट डॉग मिल गया तो तुम उसे घर पे ले आए, तुमने उसको बढ़िया खाना वाना खिलाओगे, ऐसा तो नहीं कि एक जगह बांध के रख दोगे, है ना, रीज़नेबल केयर तो करनी पड़ेगी, अगर उसको कुछ भी हुआ तो तुम लायबल होगे। तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पे भी एप्लीकेबल होता है कि अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में भी भले ही तुम दोनों के बीच में, डॉग के ओनर और तुम्हारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट तुम्हें वो ड्यूटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी अगर तुम फाइंडर हो उस चीज़ के, नहीं तो फिर तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन गो थ्रू देम। 74 क्या बोलता है, कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टैपुलेटेड फॉर। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा है, एक क्लॉज पेनल्टी का भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो आप मुझे 2 लाख रुपए एज अ पेनल्टी दोगे, तो वो अगर स्टैपुलेटेड है तो वो पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, वही पेनल्टी देनी पड़ेगी, अप टू दैट पेनल्टी देनी पड़ेगी, भले ही उस ब्रीच से कोई एक्चुअल लॉस और डैमेज हुआ हो ना हुआ हो। पर अगर तुमने ब्रीच किया है, भले उससे लॉस भी नहीं हुआ, तब भी तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो जो लिखी हुई है वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अग्रीव्ड को। और अगर पेनल्टी नहीं लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट में तो एक रीज़नेबल कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा फिर कोर्ट को कि क्या कॉम्पनसेशन बनता है। आपका इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो सकता है पेनल्टी में, बिल्कुल एप्लीकेबल हो सकता है। अब इसका एक्सेप्शन क्या बोलता है कि पर्सन अगर कोई बेल बॉन्ड में आया है, बेल बॉन्ड BNSS में पढ़ा होगा आपने कि क्या होता है, कि एक पर्सन बेल बॉन्ड करता है, मान लो पुलिस ऑफिसर बेल बॉन्ड भरवा रहा है कि आप जब बोलेंगे मैं आऊँगा, आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, मुझे अभी जाने दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। तो जो बेल बॉन्ड में ना सम लिखा होता है, एक अमाउंट लिखा होता है, वो डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर उसने बेल बॉन्ड उनके बुलाने पे, जो पब्लिक ऑफिसर है उसके बुलाने पे नहीं आया, वो ब्रीच कर दिया उस बॉन्ड का, तो ही विल बी लायबल टू पे दो एंटायर सम जो बेल बॉन्ड में लिखा हुआ था ना, वो पूरा वो ही रख लेंगे,
जो पब्लिक ऑफिसर है वो ही रखेगा, उस पर्सन को जिसने ब्रीच किया वो वापस नहीं मिलेंगे। देन पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन, मतलब अगर राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करना क्या होता है, मैंने बताया था कि कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, राइटफुली कैंसिल कर दिया, दोनों पार्टी ने मिलके कैंसिल कर दिया। पर अगर उससे किसी भी पार्टी को कोई भी डैमेज हुआ है तो तब भी वो डैमेज के क्लेम करने के, कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लायबल है। दैट्स इट, एंड वील स्टार्ट विद इंडेमनिटी एंड गारंटी इन आर नेक्स्ट वीडियो। ये सारे रिपील हो गए थे, इसके लिए सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, उसमें ये सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, तो ये उसमें पढ़ेंगे। अभी हम वील स्टार्ट विद सेक्शन 124 इन आर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे।